Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. Today our topic is mitosis. हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंटरफेस. मैं आपको एक ब्रीफ से रिव्यू दे दूँ जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़. इसके अलावा हमने एक टेम्परेरी और नॉन डिवाइडिंग स्टेज का मैंने आपको बताया था जिसे G0 फेज़ कहते हैं. आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइटोसिस. पहले आप डायग्राम्स के थ्रू समझ लें, फिर उसके बाद बुक की तरफ हम आते हैं वापस. ओके, आज जो टॉपिक है उसका नाम है माइटोसिस. आप इसको जो है एम फेज़ भी कहते हैं. इसकी हम 2 टाइप्स होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में जो वर्ड मैंने कैरियो लिखा है इसका मतलब है न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस में जो वर्ड साइटो है इसका मतलब है साइटोप्लाज्म. एंड जो नेक्स्ट वर्ड है उसका मतलब है डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास, अगर आप इस टर्म का मीनिंग समझो, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस का मीनिंग है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. जो कैरियोकाइनेसिस है ना, फर्स्ट हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस करना है, देन हम साइटोकाइनेसिस की तरफ आएंगे. कैरियोकाइनेसिस, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन ये समझिए अब आपने सुन लिया है ना. अगर आप प्री मेडिकल में जाते हैं तो फिर ये आप इन टर्म्स के आप आदी हो जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा. अगर मैं आपको एक रफ सा अगर मैं समझाऊँ, ये एक सेल है, ठीक है, और सेल के सेंटर के अंदर होता है न्यूक्लियस. इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस. ओवरऑल अगर हम नाम दें, ये एक सेल है और इसके दरमियान में ये जितनी आपका ये वाला पोर्शन शो हो रहा है ना, ये वाला, इसको आप नाम देंगे साइटोप्लाज्म. ठीक है. ये जो न्यूक्लियस की डिवीजन है इसको जो हमने डिस्कस करना है वो आएगा आपका कैरियोकाइनेसिस के अंदर, और ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी जब डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे वो आपका आएगा साइटोकाइनेसिस के अंदर. ओके, मैं आपको कैरियोकाइनेसिस का बता रही थी. उसके हमारे पास टोटल 4 फेजेस हैं. कैरियोकाइनेसिस के टोटल 4 फेजेस हैं. फर्स्ट फेज़ है उसका नाम है प्रोफेज़. सेकेंड फेज़ जो है उसका नाम है मेटाफेज़. थर्ड जो है उसका नाम है एनाफेज़. एंड फोर्थ वन जो है उसका नाम है टीलोफेज़. पहला फेज़ जो प्रोफेज़ है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ प्रोफेज़? ये आपका सेल था, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस था. न्यूक्लियस के अंदर जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है ना, उसकी कोई शेप नहीं होगी, अभी वो शेपलेस है. आप समझें कि हमारे पास में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसकी कोई शेप नहीं है. 2 कलर्स आप यूज़ कर लें ताकि आगे जब हमने क्रोमोसोम्स बनाने हैं ना, वो बनाने आपके लिए आसान हो. तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि पेपर में एग्जामिनर को भी क्लियर हो और आपकी डायग्राम भी नीट लगे, ठीक है. अभी मैं एक वैसे ही ज़रा आपको समझाने के लिए ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है. इसके अलावा न्यूक्लियस के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियोलस भी होता है. हाईलाइट कर देती हूँ आपको. ये है न्यूक्लियस. ये सेंटर में हमारी क्रोमेटिन बॉडी है जो कि हमारी अभी उसकी कोई शेप नहीं है. इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ये स्मॉल सा न्यूक्लियोलस भी होता है. इस साइड के ऊपर हमारे पास होते हैं, ऐसे हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोसोम. ये लेबलिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए वरना आपको टॉपिक की समझ नहीं आएगी. मैं दोबारा बता देती हूँ कि पूरा आपके पास सेल है. सेल के सेंटर के अंदर आपके पास ये न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस के अंदर जो दी क्रोमेटिन बॉडी है उसके भी कोई शेप नहीं है, वो शेपलेस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल बॉडी होती है, जिस स्मॉल से जो सर्कल अगर आपको शो हो रहा है, कैमरा का फोकस कर पा रहा है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो बाहर मैंने साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर शो किया है इसे कहेंगे सेंट्रोसोम। अब होगा क्या, यहाँ से हमारे पास डिवीजन स्टार्ट होगी। हम लोग फेस क्योंकि कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस ने डिवाइड करना है, अभी साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हमने नहीं पढ़ना, हम सिर्फ अभी न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले ये जो मैंने बाउंड्री शो की जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे, ये न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोलस है ये डिसअपियर हो जाएगा। जो आपके मैंने बताया था जो क्रोमेटिन बॉडी जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने नाम दिया, उसकी कोई शेप जो अभी तक नहीं है, वो अपने आप को अरेंज करके एक प्रॉपर शेप के अंदर लेकर आएगा और आप कहेंगे कि क्रोमोसोम्स बने हैं। ठीक है, और फोर्थ वन, ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम है ना, इसने करना है डुप्लीकेट और हमारे पास इसने बनाने हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये चार चीज़ें आपकी प्रोफेज से रिलेटेड हैं जिसको आपने अच्छी तरह से समझ के कर लेना है। न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होगी, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमेटिन बॉडी जो है वो आपकी पहले थ्रेड लाइक थी वो प्रॉपर शेप के अंदर आएगी जिसे हम कहेंगे क्रोमोसोम्स, और लास्ट वन हमारे पास जो सेंट्रोसोम है वो डुप्लीकेट करेगा और 2 सेंट्रोसोम्स आपके पास बनेंगे जो अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। पोल्स का मतलब है किनारों के ऊपर, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे डायग्राम समझाती हूँ। अब मैं जो डायग्राम बना रही हूँ ना, मैं सिर्फ न्यूक्लियस को बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, साइटोप्लाज्म वाली बॉडी में नहीं बना रही। ये हमारे पास न्यूक्लियस था और ये जो मैंने ड्रॉ किया ये न्यूक्लियर एनवेलप है। इसको मैंने आपको बताया है इसने होना शुरू हो जाना है डीजनरेट, तो मैं इसको डॉटेड सर्कल से आपको बता रही हूँ जो ये शो करेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होने लग गई है। न्यूक्लियोलस समझिए आपका ख़त्म हो गया है, डिसअपियर हो गया है। जो आपके पास अब जो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से था उसकी कोई शेप नहीं थी और मैंने बताया था आपने 2 कलर्स यूज़ करने हैं, उन्होंने अपने आप को अरेंज करके क्रोमोसोम्स बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने एक ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, और बाकी 2 क्रोमोसोम्स ना आप किसी और कलर से बना लेंगे। एक ये बना दिया मैंने और ये बना दिया। अच्छा, बोर्ड के अंदर ना आपको सिर्फ 2 कलर्स अलाउ होते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, तो आपने कोशिश करनी है यही यूज़ करिए, ये रंग बिरंगे कलर नहीं लेके जाने आपने, वो आपको अलाउ नहीं है। अच्छा, ये देखिए अब आप ये जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप था वो ब्रेक होने लग गई है। जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो पहले आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था और अब उसने अपने आप को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। जो सेंट्रोसोम था ना उसके लिए मुझे बनानी ही पड़ेगी आपका सेल की बाउंड्री। यहाँ पर जो सेंट्रोसोम था उसने अपने आप को किया है डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके ना उसने एक इस साइड के ऊपर आ जाएगा आप कहें, ठीक है, और एक इस साइड के ऊपर चला जाएगा और इसके अंदर से निकलेंगी हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स। तो उसको मैं थोड़ा इसी तरह से ही शो कर रही हूँ, आपको बस समझ आ जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमारे पास प्रोफेज के अंदर चीज़ें आपको पता चल गई हैं, जो चीज़ें मैंने बोली थी। अब आप देखें आपकी ये जो क्रोमेटिन बॉडी है उसने अपने आप को शेप में ले आया है, ये भी डीजनरेट होने लग गया है, ये भी डुप्लीकेट हो गया है और इसने स्पिंडल फाइबर्स भी बना दिए हैं। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो आपके पास क्रोमोसोम होता है ना, ये क्रोमोसोम जिसको आपको मैंने बताया था कि ये सेंट्रोमियर होता है और ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। इसका जो सेंट्रोमियर होता है ना उसके साइड के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इन प्रोटीन को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर असल में वो वाला एरिया है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर ने आकर अटैच होना है। ये जो मैंने स्पिंडल फाइबर बनाया है ना, इन स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को आके पकड़ना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आएगा, उसे हम लोग नाम देंगे मेटाफेज़।
मेटाफेज में क्या हुआ है, ये आ गया आपका सेल है, या चाहे ओवल शेप बना लें, वो वैसे ज़्यादा बेटर है। और अब जो हमारे पास इसके अंदर ना, जब मेटाफेज आपने बनाना है ना, इसके अंदर ये आपकी न्यूक्लियर एनवेलप आपने शो नहीं करनी है, वो डिजेनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब उसकी जगह क्या होगा, ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होंगे ना, इन्होंने आके क्रोमोसोम को पकड़ना है। अब एनवेलप का इससे कोई लिंक नहीं है। हम लोग बनाते हैं, पहले क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्रोमोसोम आपने एक ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे बनाना है, ठीक है। सॉरी, ये मुझे ब्लैक मैंने यूज़ किया था, तो मैं ब्लैक ही यूज़ करूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ऊपर 4 क्रोमोसोम थे, ये मैंने अब नीचे जो 4 क्रोमोसोम है ना, उनको प्लेट बना दी है ऊपर नीचे, इस तरह से वो अरेंज हो गए हैं। और इन्हें अटैच कौन करेगा, जो काइनेटोकोर मैंने प्रोटीन बताई थी, इधर आके ना सारे क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स लगेंगे, ठीक है। वन फ्रॉम ईच पोल का क्या मतलब है, हर कोने से एक एक स्पिंडल फाइबर आएगा। और ये समझिए आपका सेंट्रोसोम है, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकले थे। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो अटैच नहीं, वो वैसे ही बस बनाए हुई है शेप। तो ये अब आप इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, ये वाली बाउंड्री जो है, ये मैंने सेल की बनाई है, ठीक है। ये इन्वेलप की बाउंड्री, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिजेनरेट हो गई है और आपके पास एक प्लेट बन गई है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है कि ये है, ये जो आपकी मैंने बनाई है, ये, इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट सेंटर के अंदर क्योंकि अरेंज हुआ है, तो हम कहेंगे कि मेटाफेज प्लेट क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अरेंज द क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर। मेटाफेज प्लेट क्रोमोसोम्स को उसने इक्वेटर पे अरेंज कर दिया है, इस तरह से कि हमारे पास हर पोल से एक स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को आके ऑन द सेंट्रोमियर अटैच किया। नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आएगा, उसे हम कहेंगे एनाफेज़। एनाफेज़ के अंदर क्या होगा, अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ना, उन्होंने फोर्स लगानी है क्रोमोसोम्स के ऊपर, और उन्होंने अब मैंने आपको ज़रा ओवल शेप बना दिया, बुक में ओवल शेप बनी है, ऊपर मैंने सर्कुलर बनाई थी, आप ओवल ही बना लें। ये आ गया अगेन हमारे पास सेंट्रोसोम, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलने हैं। अब होगा क्या, मैं फिर आपको साइड पे बताऊँ। ये क्रोमोसोम पहले इस तरह से अटैच था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर था, यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर था। ये वाला स्पिंडल फाइबर इधर से फोर्स लगाएगा और इसको खींचेगा अपनी तरफ। ये वाला स्पिंडल फाइबर इस वाले पे फोर्स लगाएगा और इसको खींचेगा अपनी तरफ। रिज़ल्ट क्या होगा, ये अलहदा हो जाएगा और ये अलहदा हो जाएगा। सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो गए हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स ने इन सिस्टर क्रोमाटिड्स को सेपरेट कर दिया है। ये होगा एनाफेज़ के अंदर। तो हम अब इसको बना लेते हैं। पहले ब्लू वाला जो है वो मैंने क्रोमोसोम्स, उसके क्रोमाटिड्स उसमें अटैच थे, अब आपने उनको सेपरेट कर दिया। एक इस पोल के ऊपर चला गया, एक इस पोल के ऊपर चला गया। इसी तरह से हमारे पास, आप बस डायग्राम बना लीजिएगा, मैं आपको बना के दे रही हूँ। ये आ गया, ये आ गया, इधर आ गया और इधर आ गया। और ये किसने किया है, स्पिंडल फाइबर्स ने किया है ये, जो कि काइनेटोकोर के ऊपर अटैच थे, और उन्होंने क्रोमोसोम्स को के ऊपर फोर्स लगाई है और क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड्स को उन्होंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आएगा, उसे हम नाम देंगे टीलोफेज़। टीलोफेज़ में आपको ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जो आपको याद होना चाहिए। टीलोफेज़ के अंदर हमारे पास, जो एनाफेज़ के अंदर आपके क्रोमोसोम्स ने सिस्टर क्रोमाटिड्स को सेपरेट किया था ना, वो वाले अब क्या होगा हमारे पास, वो अलग-अलग पोल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। ये समझे, अब जो मेरे पास सेल की जो मैं मेम्ब्रेन बनाऊंगी ना, वो थोड़ी सी आप कह लें 8 जैसे हम लिखते हैं ना मैथ्स के अंदर, उस तरह की थोड़ी बहुत मिली जुली बनेगी। और जो आपकी न्यूक्लियर एनवेलप है वो दोबारा से बनने लग जाएगी,
बल्कि बन जाएगी, यहाँ भी बन जाएगी, यहाँ भी बन जाएगी, इधर भी न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, इधर भी न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा। ये वाले सेंट्रोसोम इधर आ गया, ये सेंट्रोसोम इधर चला गया। और जो आपका हमारे पास क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए थे ना, वो भी इस तरह से आपने करने हैं। हमने ब्लू और ब्लैक क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, 2 ब्लू इधर आ गए और ये इधर चला गया, ठीक है, और 2 ब्लैक हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड उसके ये आ गए और ये आ गया। तो अगर आप अब देखें ना, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम लोगों ने पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस के अंदर। पहली चीज़ मैं अब आपको लिख के भी बता दूं, जो टीलोफेज होता है ये होता है ऑपोजिट होता है किसका, प्रोफेज का। क्यों ऑपोजिट होता है? क्योंकि प्रोफेज में मैंने बताया था न्यूक्लियर एनवेलप डिजनरेट हो गई थी, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से फॉर्म बनी है। उधर मैंने बताया था न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा से आ गया, सेंट्रोमियर अपनी अपनी साइड के ऊपर चले गए हमारे पास। और ये जो मैंने ये चीज़ बनाई है ना, ये हमारे पास डिवीजन होनी है साइटोप्लाज्म की। जो प्रोफेज होता है ना, उसमें हमारे पास जो माइटोसिस होती है ना, उसके मेन पॉइंट्स मैं आपको शुरू में बताना भूल गई हूँ। उसमें हमारे पास एक सेल है, एक सेल से बने 2 डॉटर सेल्स, जो मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 इंटरफेस में भी समझाया था। मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, ये याद रखनी है कि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होंगे। कहने से मुराद ये है, जितने पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ये जो डॉटर सेल्स बने हैं इनमें भी उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। अगर आप मेरी डायग्राम हम अगर शुरू से देखें तो आप या मैं आपको समझाऊं, अगर पीछे करके पेज, ये देखें, मैंने शुरू में 4 क्रोमोसोम्स लिए हैं, 1 2 3 4। मेटाफेज प्लेट में भी 4 क्रोमोसोम्स आए हैं, स्प्लिट होने लग गई ये। और टीलोफेज के अंदर अगर आप देखें ना, अब आपने ये नहीं कहना कि जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए हैं, उसमें तो 2 आर्म्स थे, एक क्रोमोसोम है, इसमें एक आर्म रह गया, जो मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट दिया था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के ऊपर। इसमें भी बेशक एक सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन इस सेल में 4 क्रोमोसोम्स ही हैं और इस वाले में भी 4 क्रोमोसोम ही हैं, ठीक है। तो अब सेल ने क्या किया, उसने अपना न्यूक्लियर मटेरियल अभी डिवाइड कर चुका है, वो जिसको आपने कैरियोकाइनेसिस के अंदर पढ़ा कि किस तरह डिवाइड हुआ है। अब होनी है इस साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। उस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम लोग कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और वो किस तरह से डिवाइड होगा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सिंपल ये है, ये जो आपका शेप बनी थी ना, हमारे पास 2 तरह के सेल होंगे, एक होगा आपका एनिमल सेल और एक होगा आपका प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होता है ना, उसके अंदर सेल वॉल होती है क्या, आपको पता है? एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। फिर एनिमल सेल का सेल प्रोटेक्ट किसने किया होता है? उसके सेल को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन ने। सेल वॉल जो होती है ना, वो ज़रा मजबूत होती है, ठीक है। तो अब एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं, उसमें सेल मेम्ब्रेन है। होगा क्या, ये जो समझिए एनिमल सेल ही था हमारे पास, ये समझिए आपका एनिमल सेल ही है। एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर फ़रो बनना शुरू हो जाएगा। फ़रो आप कहें कि सेल, जैसे ये पूरा सेल है ना, उसने अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाना है, ठीक है। अंदर की तरफ पिंच होगा तो इस तरह से हमारे पास 2 सेल सेपरेट बन जाएंगे। अब यहाँ पर अंदर की तरफ फ़रो डिवेलप होना शुरू होगा, ठीक है, और एक न्यू मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और बाद में ये मेम्ब्रेन जो होगी डिवेलप हो जाएगी पूरी, और जो सेल होगा वो स्प्लिट हो जाएगा 2 सेपरेट सेल्स के अंदर। तो अब देखें, अब मैंने आपके साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया है, तो ये किसके अंदर आएगा? आपके साइटोकाइनेसिस के अंदर, ठीक है। और जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल होती है, वो ज़रा मजबूत होता है। अगर मैं प्लांट सेल की डायग्राम आपको बना कर दूँ, इस तरह से हम एक बना लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर इस तरह से फ़रो नहीं बनेगा, वो अंदर की तरफ पिंच नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके दरमियान में गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू वेसिकल्स फ्यूज़ करेंगे और सेंटर में एक प्लेट बनेगी, ठीक है। ये प्लेट बनेगी और ये जो प्लेट होगी ना, वो सेल को असल में
2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी, ये इसका पार्ट बन जाएगा वॉल, ये इसका वॉल पार्ट बन जाएगी, तो एक सेल से हमारे पास 2 सेल बनेंगे। तो ये ज़रा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। तो जब न्यूक्लियस की बात करेंगे वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएगा, जब साइटोप्लाज्म की बात करेंगे वो साइटोकाइनेसिस के अंदर आएगा। अब मैं आपको जो है थोड़ा मार्क करवा देती हूँ बुक के अंदर। माइटोसिस की डेफिनेशन आ गई आपके पास, उसमें उसने हाईलाइट करके बताया कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। और ये हम लोगों ने डिवीजन जो पढ़ी है वो यूकैरियोट्स की डिस्कस कर रही थी मैं सारा, ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके अंदर फिनोमेना थोड़ा चेंज होता है, उसे हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स 2 एंड फिशन मीन्स ब्रेक डाउन, उसमें सेल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फेजेस जो आ जाते हैं माइटोसिस के, पहले इंट्रोडक्शन, इधर आप हेडिंग दे देंगे इंट्रोडक्शन, ये आपकी डेफिनेशन है माइटोसिस की। माइटोसिस की नाम क्या है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है बाइनरी फिशन क्या है, और ये आपका इंट्रोडक्शन। आप अगर माइटोसिस आपको लॉन्ग आता है, वैसे आने के चांस ना बहुत थोड़े हैं माइटोसिस लॉन्ग में, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। जो पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ना इंटरफेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके। फिर आ जाएगा माइटोसिस के फेजेस। जो कैरियोकाइनेसिस है वो आपका आ जाएगा, जिसे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। और देन बुक में आपको बताया गया है प्रोफेज क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है, वो बाद में अरेंज करता है अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के जो होते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सिंगल सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डिजनरेट होने लग जाती है, सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट होने लग जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव करते हैं उनकी तरफ, और उनसे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बतानी भूल गई थी कि जो पूरा सेट बनता है ना, उसे हम नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट में बताया मैंने आपको काइनेटोकोर प्रोटीन क्या होती है, और ये प्रोटीन हमारे पास वो है जो कि स्पिंडल फाइबर्स को अपने ऊपर अटैच करती है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन दोनों साइड्स के ऊपर अपोजिट पोल से एक एक स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाता है, और क्या बनती है मेटाफेज प्लेट। देन आ जाता है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में हम लोगों ने पढ़ा था टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करना है। देन आ जाएगा हमारे पास टीलोफेज, जो कि ऑपोजिट है प्रोफेज का। और हमारे पास सेकंड टॉपिक जो बताया मैंने आपको, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं। एनिमल सेल फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है, और प्लांट सेल सेकंड पैराग्राफ में बताया हुआ है। एनिमल सेल में मैंने आपको बताया फरो डेवलप होगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, और सेल डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर। और पेरेंट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल है, गोल्जी ऑपरेटर्स वेसिकल्स बनाएंगे, और वो हमारे पास सेंटर में प्लेट बना देगी, उस प्लेट को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में वो पूछ सकता है। अच्छा, डायग्राम्स की तरफ आ जाएं आप। ये इंटरफेस का उसने थोड़ा सा बताया था। देन उसने बताया है हमारे पास प्रोफेज के अंदर कि ये स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, ये काइनेटोकोर प्रोटीन का उसने बताया जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच है। देन आपके पास मेटाफेज प्लेट आ जाएगी, मेटाफेज के अंदर हमने पढ़ा, और ये जो पूरा सेंटर में बना है ना, जो मैं बता रही थी, इसे माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। ये आपका एनाफेज आ जाएगा, ये आपका टीलोफेज आ जाएगा, और देन आपके पास टीलोफेज में अगर आप देखें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्मा भी अटैच्ड ही है, मतलब कि डिवीजन करीब करीब होने वाली है। और इसमें देखिए सेल भी डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है, और ये उसने क्या कहा आपको, ये क्या आ जाएगी आपकी साइटोकाइनेसिस। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये है, ये ब्रीफ ओवरव्यू थोड़ा सा आप ले लें। हम लोग बॉडी में माइटोसिस क्यों होती है, ग्रो करने के लिए सेल्स को, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके पास सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट का मतलब ये है रेड ब्लड सेल्स की, जैसे उसने बात की है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है 120 डेज़। अगर 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल्स बॉडी से ख़त्म हो रहे हैं और दोबारा जनरेट नहीं हो रहे, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, ब्लड ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, तो इंसान की तो डेथ हो जाएगी। तो माइटोसिस के ज़रिए जो रेड ब्लड सेल्स डिजनरेट हो रहे हैं वो दोबारा डेवलप होते हैं, ठीक है। ये माइटोसिस उसमें रोल प्ले करता है अपना। रीजनरेशन में आ रहा है री मीन्स अगेन। जैसे उसने यहाँ पर स्टारफिश बनाई है, उसमें उसने कहा कि उसका एक आर्म जो है वो टूट गया, डैमेज हुआ है, तो वो दोबारा से रीजनरेट कर गया है। तो ये किसके थ्रू रीजनरेट हुआ है, ये डिवीजन ऑफ सेल्स हुई है, और इसे हमने क्या नाम दिया था, माइटोसिस।
और फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ने एग्जांपल दी हुई है हाइड्रा की, जिसमें उसने कहा ये प्लांट आपका हाइड्रा है, वो साइड पर डेवलप करता है बड, ठीक है। ये बड बना है डिवीजन ऑफ सेल्स के ज़रिए से, जिसे हम माइटोसिस कह रहे हैं। बाद में ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें सेपरेट हो रहा है और फिर वो न्यू प्लांट आपके पास बना देगा। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है, माइटोसिस के अंदर, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस माइटोसिस की मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, और ये पास्ट पेपर में बोर्ड में आ चुकी है। इस दफ़ा पास्ट पेपर आप लोग कुछ तरह से यूज़ कर सकेंगे, और मेरे ख्याल में तो आपको यूज़ करने चाहिए। ये नहीं आपको कहना चाहिए कि पास्ट पेपर जो है वो पुरानी बुक के हैं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो सेम है ना, मैक्सिमम आपके सेम क्वेश्चंस होंगे, आपको एमसीक्यूज़ का थोड़ा आइडिया होगा। तो आपने ये नहीं करना कि बुक चेंज होगी तो पास्ट पेपर को पूछें ना, पास्ट पेपर ज़रूर लिएगा एंड पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा एरर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।